बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने द पेशेंट पढ़ा था तारिक रहमान का एंड वी हैव सीन दैट हाउ तारिक रहमान इज़ प्रेजेंटिंग द पाकिस्तानी सोसाइटी and the Pakistani cultural problems in his writings. And he was basically influenced by Oscar Wilde and he wanted to depict the Pakistani culture in his writings. और इन्होंने बहुत से ऐसे themes explain किए हैं culture में अपनी writings में जो कि आप ये समझ लें कि बाकी किसी राइटर ने नहीं किए। और तारिक रहमान इज़ अ टिपिकल पाकिस्तानी राइटर क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की ट्रू सोसाइटी को डिपिक्ट किया है। और इसमें जो हमें मेजर थीम्स मिलते हैं वो पॉवर्टी है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, क्लास सिस्टम मिलता है, सोसाइटल डिफरेंसेस से मिलते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चूँकि ये पोस्ट कॉलोनियल या डायस्पोरिक लिटरेचर होता है तो इसके अंदर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमें बाकी राइटिंग्स में नहीं मिलती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैथ ऑफ द गॉड की कि बेसिकली स्टोरी है क्या। रैथ ऑफ द गॉड जैसे कि नेम सजेस्ट करा है, अल्लाह का अजाब या अल्लाह का गज़ब, खुदा का गुस्सा, इस तरीके से, ठीक है। और ये स्टोरी भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि देयर इज़ अ सिंगल मिस्टेक जो कि एक पुअर मैन से हुई और वो चीज़ उसके लिए बहुत ही बुरी साबित हुई कि उसको अपने बेटे की जान खोनी पड़ी। सो दिस इज़ बेसिकली वी विल रीड इन द स्टोरी। आई विल नॉट डिस्कस इट बाय लाइन। आई विल ट्राई टू गिव यू अ स्टोरी, अ समरी, पेज टू पेज। और बहुत शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। देखिए, सबसे पहले जो ये स्टार्ट होता है, जो इसका फर्स्ट पेज है, उसमें हमें दो कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक जमशेद जान, सॉरी तीन कैरेक्टर्स मिलते हैं। जमशेद जान, एक उनका बेटा गुल और तीसरी उसकी वाइफ पलविशा। द फर्स्ट इज जमशेद जान हु इज़ द यू कैन से द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट तो नहीं कह सकते, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। फिर पलविशा द वाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर जमशेद जान एंड द सन गुल। अब आप ये देखें कि स्टार्ट होती है स्टोरी के जमशेद जान बहुत खुश है कि वो अपने वन रूम हाउस में एंटर हुआ है। व्हेन यू रीड द स्टोरी यू विल सी कि जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी अगर आपने वीडियो सुन ली हो तो मतलब वो अपने वन रूम हाउस में एंटर होता है बट ही इज़ इंटरनली हैप्पी। वाई? बिकॉज ही इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री पर्सन कि उसको इतनी सेटिस्फैक्शन है, वो जिस भी जगह पे है, जो भी कर रहा है, ही सेटिस्फाइड। तो अब जैसे ही वो एंटर होता है तो उसको आवाज़ आती है बाबा। एंड हुज वॉइस इज़ दैट? द वॉइस इज़ ऑफ गुल, उसके बेटे की वॉइस होती है। और फ़ौरन उसकी मदर शाउट करती है, ओए कम हियर, फिनिश योर ब्रेड। कि रिस्पॉन्सिबल मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की गई है कि ये बेसिकली एक पश्तून फैमिली है, ठीक है, एक पश्तो फैमिली है और जिसमें ये तीन लोग हैं, एक जमशेद जान, एक गुल और एक उसकी वाइफ पलविशा। अब वो फ़ौरन शाउट करती है और फ़ौरन शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर लेती है। और उसका जो हस्बैंड होता है जमशेद जान, ही इज़ बिट हैंडसम। तो अब वो फ़ौरन कहते हैं, लुक पलविशा, व्हाट आई हैव बोट फॉर यू। अब वो फिर देखती है एंड ही फाउंड अ लैपिस लजुली, यानी कि एक स्टोन है जो कि एक प्रीशियस स्टोन है और वो उसकी रिंग लेकर आता है उसके लिए। दे आर नॉट सो यू कैन से रिच, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग्स टू द लोअर क्लास। और ये अब आप देखें कि आप उसको इसमें क्लास का थीम कैसे मिलता है और जो एक मैक्सिस्ट व्यू है वो किस तरीके से मिलता है, ठीक है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी विस्पर्ड सॉफ्टली, उसने खामोशी से कहा ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर उसको जमशेद बताता है कि आई हैव गॉट अ जॉब एज अ चौकीदार, कि मुझे एक रिच स्कूल में एज चौकीदार मुझे एक जॉब ऑफर हुई है। और वो बहुत खुश होता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे वो स्कूल चला जाता है जमशेद अपनी जॉब पे। जब वो अपनी जॉब पर जाता है देन ही फिर वो देखता है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। वो पूरा दिन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है, मैनेजर्स को, प्रिंसिपल्स को सैल्यूट करता है, बच्चों का ख्याल रखता है कि वो बाहर ना जाएं। तो इन सारे माहौलों में वो देखता है कि मतलब ऐसे लोग जो कि रिच सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बच्चे कितने अच्छे और वेल मैनर्ड रह रहे होते हैं, टीचर्स अच्छी होती हैं। और वो इस चीज़ को सोचता है कि मेरा भी बेटा जो है वो स्कूल जाएगा। और फिर कुछ टाइम गुजरता है कि उसका जो बेटा होता है गुल बच्चा, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो स्कूल जाने लगता है 2 साल बाद। लेकिन उससे पहले ये सोचता है जमशेद कि मेरा बेटा कैसे
बड़ा होकर मुझ जैसा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि जमशेद वॉज फिजिकली फिट, ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और फिर क्या होता है कि ही थॉट कि व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा था, अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है गांव की ज़िंदगी, यानी कि चार सिद्दा के मकाम पर वो अपने आप को देख रहा है कि उसका बचपन ऐसे गुजरा के बागीचों के बीच में, व्हेन द रिवर्स वर फुल ऑफ फिश, ठीक है, मछली पकड़ना और फल पौधों में और इन सब चीज़ों में दौड़ भाग करना, काम काज करना, हर चीज़ करने में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे बेटे को तो अब कुछ भी नहीं मिलता, इवन के उस एक कमरे में सनलाइट भी नहीं आती, पानी भी वो टैप वाटर यूज़ करता है। तो ये शहर की ज़िंदगी इतनी तंग है, यानी कि इतना क्राउडेड है, तो मेरा बेटा इसमें कैसे अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे सिटी और रूरल लाइफ, अर्बन और रूरल लाइफ का कंपैरिजन है कि द पीपल हु लिव इन द विलेज लाइफ दे आर फिट एज कम्पेयर टू द मेन हु आर लिविंग इन सिटी, बिकॉज उनको आदत होती है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं, दे आर फिट, कि वो सूरज में भी चलते हैं, दे walk by themselves, they don't use cars, they don't you have motorbikes, so that kind of things। और उनको हर काम खुद करने की आदत होती है, ठीक है, तो दे आर सेल्फ मेड पीपल। और अगर हम बात करें सिटी की, तो वहाँ पर हर चीज़ को एक मॉडर्निज्म का नाम देकर हर काम को नैरो कर दिया गया है, ये कह रहा है यहाँ पर जमशेद। तो अब 2 साल गुजरते हैं, गुल जाना शुरू करता है स्कूल। अब उसके स्कूल्स में ब्रोकन बेंचेस एंड फिल्दी मैट्स फॉर द बॉयज़, ये चीज़ें, ठीक है। अब वो दिल से तो बड़ा उदास होता है जमशेद, बट उसको वहाँ पे पढ़ाना होता है उसको। और जब वो घर आता है तो गुल की टांगों पर निशान होते हैं, उसके हाथों पर निशान होते हैं टीचर के मारने के। द टीचर्स बीट हिज फेयर लिम्स ब्लैक एंड ब्लू एंड ही क्राइड एवरी मॉर्निंग बिफोर ही लेफ्ट होम। वो रोज स्कूल जाने से पहले रोता है। अब ये भी डिफरेंस है गवर्नमेंट स्कूल्स का। गवर्नमेंट स्कूल्स आप ये कह लें कि जो रूरल एरिया के, स्पेशली जो रूरल एरिया के स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, अब तो खैर गवर्नमेंट स्कूल्स के भी रैंक्स बहुत अच्छे बन चुके हैं, लेकिन पहले जिस टाइम तारिक रहमान वाज राइटिंग दिस, तब और अब जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे और जो गवर्नमेंट, देयर वाज अ मच डिफरेंस बिटवीन देम। तो अब हुआ क्या कि मारते थे। अब एक दिन गुल ने कहा कि फादर व्हाई डोंट यू टेक मी टू द स्कूल वे यू वॉक। तो उसने प्रॉमिस किया, हाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। एंड वन डे देयर वॉज ड्रामा परफॉर्मेंस, तो अलाउ थे सर्वेंट्स के वो अपने बच्चे लेकर आए। तो वो जब गया तो वो वाइट वेस्ट कोट पहनकर और छोटी सी शलवार कमीज पहन के ही वॉज देयर एंड ही वॉज लुकिंग सो क्यूट। गुल, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, गुल वॉज लुकिंग सो क्यूट दैट एवरीबडी वॉज गिविंग अ पैट हिम ऑन द शाइनी ब्राउन हेयर। तो अब वो छोटा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो अपने फादर के पीछे ऐसे छुप रहा है, उतना ही उसकी बीवी दुपट्टे में अपने आप को छुपा रही है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम ये आराम से ये थीम निकाल सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो मतलब दे आर अ फैमिली जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने आप को लोअर सोसाइटी का समझते हैं, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इजीली इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। तो जमशेद देखता है कि उसकी बीवी दुपट्टे में किस तरीके से अपने आप को छुपा रही होती है, और उससे ज़्यादा उसका बच्चा अपने आप को पीछे छुपा रहा होता है अपने फादर के पीछे। तो ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि आपको इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट से मिलता है, जो कि इन दोनों को नहीं मिला हुआ। अब वो लोग फैसिनेटिंग स्किट्स परफॉर्म करते हैं बच्चे वहाँ कर, जिस स्कूल में जमशेद काम करता होता है, सब कुछ चलता है। इतने में डायलॉग होता है जमशेद का और उसके बेटे गुल का, व्हाट डू दे स्पीक फादर। अब ये वो तब बोलता है जब उसके जो बच्चे होते हैं, उर्दू में का तो स्किट सारा गुल समझ जाता है, लेकिन जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो गुल को समझ नहीं आती, और वो कहता है व्हाट डू दे स्पीक फादर इंग्लिश, इज इट देयर लैंग्वेज। नो गुल, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिग ऑफिसर्स। यानी कि अब यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है थीम इंग्लिश लैंग्वेज की सुप्रीमेसी का, ठीक है। कि वो कह, अब देखिए वो जमशेद क्या कह रहा है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑफिसर्स, इफ़ यू विड लर्न टू स्पीक यू गेट बिग कार्स लाइक द वंस दीज चिल्ड्रंस फादर्स हैव। अगर तुम भी इंग्लिश सीख लोगे कि तुम्हें भी इन लोगों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेगी। देन वाई डोंट दे टीच मी दिस फादर, दे विल, बट दीज चिल्ड्रन विल नो इट बेटर बाय देन, कीप क्वाइट एंड वॉच। अब वो कहता है जमशेद कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी है, बट वो कहता है कि तुम्हें सिखाएंगे। वो कहता है कि तब तक तो ये लोग और अच्छा सीख जाएंगे। तो वो उसको चुप करवा के कहता है तुम देखो। अब लड़के के लिए वो एक फेरी लैंड होता है, क्यों, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मतलब सब कुछ इतना साफ़ सुथरा, और वो अपना स्कूल कंपेयर करता है तो वो देखता है वहाँ पे गंदगी और सब खामोश डरे हुए इस तरीके से का माहौल होता है। वेयर आर द टीचर्स, पूछा बच्चे ने। वो पॉइंट आउट करता है फादर। अब जब वो पॉइंट आउट करता है तो वो देखता है इतनी प्यारी ड्रेस हुई हुई, इतनी स्मार्टली ड्रेस्ड हुई हुई यंग वुमेंस खड़ी हुई हैं। वो लड़का खुद हैरान हो जाता है। तो वो कहता है
बट दे डोंट हैव स्टिक्स। वो क्राई करता है, कि चीखता है कि उनके पास स्टिक्स नहीं है। देर आर नो स्टिक्स हेयर। जमशेद उसको कहता है यहाँ पे स्टिक्स नहीं है। तो बाबा आप मुझे यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते, वाई डू यू नॉट टीच मी हेयर। अब बड़े दिन गुजर जाते हैं, वो भाई ये सवाल पूछता है कि आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा रही, ये वो रोने लग जाता है। तो उसका फादर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो ये सोचता है कि मैं इसको लेकर ही क्यों गया उस स्कूल में, कि अब ये मुझे ऐसे तंग कर रहा है। और फिर वो ना कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने वहाँ पे गन देखी थी और उससे फायर हो रहा था, तो अगर आप मुझे वो गन दिला देंगे तो मैं स्कूल जाने की जिद नहीं करूँगा। तो अब वो कहता है ठीक है, जैसे तैसे करके वो मान जाता है। वापसी पे बात होती है उसकी पलविशा की और उसके जमशेद की। तो जब पलविशा कहती है कितने का है ये, वो कहता है छोड़ो, मैंने पैसे जमा किए हुए हैं, मैं ढूंढ लूँगा। तो वो कहता है तुम्हारे पास पैसे कितने। जमशेद बताता है कि आई हैव ओनली 50 रुपीज़। पलविशा कहती है द गन कॉस्ट 200 रुपीज़, और लड़के को किसी न किसी तरह वो चाहिए। तो वो बड़ी जगहों पे जाते हैं कि कोई भी उसका जो चीपर वर्जन होता है वो नहीं मिलता। तो वो लड़का सो जाता है। और पलविशा पूछती है कि अगर मैं अपना कुछ बेच दूँ, वो सब कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे वो जाता है लाइब्रेरी जमशेद मैसेज देने के लिए। तो वो देखते हैं एक टीचर का एक 500 रुपये का नोट नज़र आता है उसको एक खुले हुए बैग में। अब जमशेद इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा लाइब्रेरी गया, सब कुछ किया, लेकिन उसने कभी ऐसा बुरा कदम नहीं उठाया था। तो वो क्या करता है कि उसकी पर्स में से 500 रुपये का नोट उठा के पॉकेट में डाल लेता है। अब यहाँ पे आप देखें कि वो मजबूर है अपने बच्चे के हाथों, और वो ये चीज़ सोच रहा है कि मेरा बच्चा दूसरों की तरह क्यों ना रहे, वाई। और वो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे के साथ साथ पलविशा के लिए भी कोई गिफ्ट ले लूँगा। ये सिर्फ इन टीचर्स का ही क्यों हक है कि ये अमीर रहें या इतना खुशबाश रहें, वाई डोंट मी। इससे पहले वो खुश था अपने 1 रूम हाउस में, सब कुछ में, बट नाउ उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मेरा बेटा जब इतनी जिद कर रहा है तो वो क्यों ना पढ़ सके ऐसे स्कूल में। चलो अगर नहीं पढ़ा तो मैं उसको इतनी सी भी खुशी क्यों ना दूँ। तो अब होता क्या है कि वो पर्स निकाल लेता है, घर जाता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, कबाब लेकर जाता है, ईद का माहौल होता है, पलविशा के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, ठीक है। एक चेन लेकर जाता है जो कि गोल्ड की तरह की होती है, और वो सब बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सबको बुला लेता है और उसको कोई बंदा बताता है सम स्वाइन इज थीफ एंड वी ऑल गेट अब्यूज्ड, कि चोरी किसी और ने की और अब हम सबको गालियाँ पड़ रही हैं। तो अब क्या कहता है प्रिंसिपल, कहता है कि अगर तुम लोग सच्चे हो ना तो कुरान पाक पे हाथ रख दो और मैं बता दो कि हमने नहीं किया। अब जमशेद के तो दिल में आ जाता है कि मेरे ही बच्चे और बीवियां क्यों भाई भूखे रहें, और अल्लाह ताला को तो ये नज़र आ रहा है, और वो उसका दिल बड़ा घबरा रहा होता है कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन कुरान पाक पे हाथ नहीं रखूँगा। लेकिन जैसे ही सामने कुरान पाक आता है उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, मे गॉड्स रैथ डिसेंड अपॉन मी इफ़ आई एम द थीफ। अल्लाह का अजाब हो मुझ पर अगर मैंने चोरी की है। अब जमशेद को एकदम लगता है कि जैसे कुछ ख़राब हो गया मुझसे, और वो बाहर निकलता है। और वो देखता है जैसे उसके सर पे तलवार लटक रही है और ये सब कुछ मामलात होते हैं। उसके पास पैसे नहीं होते, और वो क्या करता है, अब कुछ टाइम बाद जब वो टाइम गुजर जाता है, गुल बीमार पड़ जाता है, गुल फेल इल। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, चीफ डॉक्टर के पास। वो कहता है नहीं हमारे बस का काम नहीं है। वो उसको हकीम पे लेके जाता है, सियानों के पास लेके जाता है, और बहुत से लोगों के पास लेके जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा होता। पलविशा अपने ज्वेलरी निकाल के ले आती है कि तुम इस सबको बेच दो क्योंकि मैं मेरा बेटा मर रहा है। और जब वो सब ज्वेलरी बेच देता है, सब कुछ कर देता है, तो एट द एंड गुल डाइड बिफोर हिज आइज। जब वो बच्चा मर जाता है तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अब वो मतलब अब उसको पता लग जाता है कि जिस रैथ ऑफ गॉड की मैंने बात की थी वो मुझ पर आ चुका है। और अब काफ़ी टाइम गुजर जाता है, साल गुजर जाता है, ठीक है। और बड़ा हो जाता है। तो फिर पलविशा कहती है, फिर अब जो एंड है ना इसका वो ऐसे है कि पलविशा आती है और उसको कहती है कि आई हैव टू गो टू सी द लेडी डॉक्टर। वाई? वो सरप्राइज में उसको देखता है, क्यों? फिर उसको याद आता है, ही रिमेंबर्ड हर ब्लशिंग कन्फ्यूजन बिफोर गुल्स बर्थ। ओह, ही सेड फीलिंग एलिवेटेड मोर देन एन ईयर। वो 1 साल बाद एकदम खुश होता है कि लाइक शी इज एक्सपेक्टिंग आफ्टर गुल। सो कहते हैं आगे से, विल वी एक्सेप्ट गुल्स ब्रदर? ही स्टूड अप लुकिंग एट विद हर ग्लोइंग आइज। नाउ देर इज ऑल्सो another theme, like this is literature, you can extract any theme from any story. Like doesn't know that either it's a brother or either it's sister, it's a male or a female, but he is just expecting Gul's brother. So she nodded her head, trying to hide behind her dupatta. Again, confidence and underconfident and shyness.
ठीक है। अब उसका चेहरा खुशी से मतलब बिल्कुल खिला जाता है और वो कहता है व्हाट इज़ इट, और फिर वो फिर नहीं रुकता, फिर जमशेद सब कुछ बताता है उसको, सॉरी सिंह फिरोज़ा, पलविशा को सब बताता है, और फिरोज़ा फिर उसको कहती है द रैथ ऑफ गॉड इज़ ओवर, because in this 1 year and 4 months we have suffered from it. It was in our mind and it is over now. Do not be afraid of it. फिर जमशेद कहता है I will take you to the hospital tomorrow and it takes so long that one has to take leave for it. So that was all about Wrath of God, and I have discussed themes as they come in the text. So if you have any question then you can ask. Take care and Allah Hafiz.